हर्षद मेहता 4,000 करोड़ रुपए का स्कैम। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए का स्कैम। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों ने मिलकर 14,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सबसे बड़े स्कैमर्स की। पता है दोस्तों, इन सब में एक बात कॉमन है, इन सब को भारत सरकार के द्वारा स्कैमर घोषित कर दिया था। मगर इनके जैसी एक और चीज है जो खुलेआम अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रही है और सरकार इसे बदलने के बदले और बड़ा स्कैम करने के लिए मोटिवेट कर रही है। और उस स्कैमर का नाम है द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो बच्चों से पैसे लेकर उनसे 9 to 5 जॉब की मजदूरी करवाना चाहता है, जो बच्चों से पैसे लेकर उनसे सुसाइड करवाना चाहता है, जो बच्चों से पैसे लेकर उनको गुलाम बनाना चाहता है। हाँ, मैं एजुकेशन की इज्जत करता हूँ, मगर इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के धंधे की नहीं, जो पुराने वही घिसे पिटे से आउटडेटेड तरीके से चलता आ रहा है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो एक इंसान के सपने को हकीकत में बदल सकती है, लेकिन क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वाकई स्टूडेंट के सपने पूरे कर रहा है, या फिर ये सिस्टम सिर्फ एक रैट रेस बनकर रह गया है जहाँ सिर्फ नंबर्स को इंपॉर्टेंस है और नॉलेज कहीं पीछे छूट गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों के लव स्टोरी की तरह है। सपने तो बड़े बड़े दिखाता है, मगर उसे कैसे पूरा करना है वो ही नहीं सिखाता। और मान लो किसी ने अपनी जिंदगी के 25 साल लगाकर अपना सपना पूरा कर भी लिया तो वो 9 to 5 की गुलामी कर रहा है। बचपन से हमारे समाज ने हमें यही सिखाया है, जो बच्चा पढ़ने में रट्टा मारने में एक्सपर्ट है वो लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, और जो नहीं, छोड़ो यार क्या बात करनी इसमें। मगर इतिहास इस बात का गवाह है कि जो रट्टा मारने में एक्सपर्ट थे वो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, वो भी उनके अंडर जो समाज के हिसाब से लूजर थे। बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन एग्जाम बट माय फ्रेंड पास्ड इन ऑल। नाउ ही इज एन इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू प्रूव सोसाइटी रॉन्ग। हमारे एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई सुनकर आप एक टाइम पर अपने आप पे डाउट करना शुरू कर दोगे कि पढ़ना जरूरी भी है या नहीं। इसकी बात मैं वीडियो में आगे जरूर करूंगा। रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हमारे देश में हर 3 में से 1 युवा अनएम्प्लॉयड है। देश की हालात इतनी बुरी हो चुकी है कि लगभग 40% ग्रेजुएटेड यूथ आज भी अनएम्प्लॉयड है। पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब लोग कहते हैं इंडिया ग्रो कर रहा है, मगर हकीकत कुछ ऐसी है कि भारत ग्रो तो कर रहा है सिर्फ टैक्स और पॉपुलेशन के मामले में। इस एजुकेशन सिस्टम ने और हमारे समाज ने मिलकर बच्चों का एक ऐसा माइंडसेट डेवलप किया है कि आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो आपके सामने कुछ इतने ऑप्शंस है, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब या IAS। और बड़े ही शर्म की बात है कि ये सब बता कौन रहा है, जो खुद अनएजुकेटेड है। सुनने में कड़वा लग रहा होगा, किसी को गुस्सा आ रहा होगा, मगर यही सच्चाई है। खैर क्या कर सकते हैं, मगर अभी इस चीज को बदलने की बारी आ चुकी है। मुझे पता है ये वीडियो ज्यादातर टीनेजर्स को सजेस्ट हुई होगी, पर मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूँ। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना। 100 में से 10 लोग भी अगर इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को अपने आप हमारे पेरेंट्स के एज ग्रुप को सजेस्ट करेगा। स्मॉल चेंजेस लीड्स टू बिग इम्पैक्ट्स। दोस्तों, हमेशा से हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था। एक टाइम पर भारत को हब ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता था। एंशिएंट इंडिया की एजुकेशन सिस्टम काफी यूनिक और डिफरेंट थी, जो आज के मॉडर्न स्कूल सिस्टम से बिल्कुल अलग थी। उस जमाने में एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक होलिस्टिक अप्रोच थी जो एक कंप्लीट इंसान को शेप करने में फोकस करती थी। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंडिविजुअल को डेवलप करना था जो अपनी लाइफ को बैलेंस्ड और पर्पसफुल तरीके से जीवन में अप्लाई कर सके। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल सिस्टम पे बेस्ड था। गुरुकुल्स ऐसे सेंटर्स थे जहाँ स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ रहकर लाइफ के हर एस्पेक्ट को सीखते थे। गुरु का रोल सिर्फ एक टीचर का नहीं होता था, बल्कि वो एक मेंटर और गाइड भी होते थे। ये सिस्टम काफी पर्सनलाइज्ड और एक्सपीरियंशियल होता था, यानी स्टूडेंट्स सिर्फ किताब की पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि उन्हें लाइफ स्किल्स, मॉरल वैल्यूज एंड डिसिप्लिन को सिखाया जाता था, जहाँ गुरु अपने स्टूडेंट की पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का ख्याल रखता था। गुरुकुल्स में स्टूडेंट्स का करिकुलम काफी डाइवर्स और कॉम्प्रिहेंसिव था। पहले के जमाने में ये सिस्टम इसलिए पॉपुलर था क्योंकि इसमें ना सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स बल्कि आर्ट्स, क्राफ्ट्स, फिजिकल फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी को भी सिखाया जाता था। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो सबसे पहले वैदिक स्टडीज का इंपॉर्टेंस था। वेदास, जापनिषद्स और पुराण्स को स्टूडेंट्स को डीपली समझाया जाता था, लेकिन ये सिर्फ रिलीजियस स्टडी तक लिमिटेड नहीं था। ये टेक्स्ट, साइकोलॉजी, इथिक्स और स्पिरिचुअलिटी को भी रिलेटेड थी। वैदिक एजुकेशन का पर्पस था स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ को समझने और अपने सोल को अंडरस्टैंड करने में मदद करना। और सोचिए, एक जमाना था जब इंडिया को दुनिया का नॉलेज हब कहा जाता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ग्रीस, चाइना और रशिया से भी स्टूडेंट्स आते थे। वहाँ डिबेट्स और डिस्कशन होते थे क्योंकि
उस जमाने में सवाल पूछने के लिए इनकरेज किया जाता था। लेकिन ये सिस्टम तब बदल गया जब इंडिया पर नए रूलर्स का राज आया। मेडिवल पीरियड के टाइम इस्लामिक रूल के साथ एजुकेशन का फोकस रिलीजियस और कल्चरल स्टडीज के तरफ शिफ्ट हो गया। मद्रास में कुरान और पर्शियन लिटरेचर पढ़ाया जाने लगा, लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी शामिल रहे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रियल प्रॉब्लम्स तब शुरू हुए जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल के रख दिया। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 18th सेंचुरी में इंडिया पर अपना कंट्रोल मजबूत किया, उनका मेन गोल था देश के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना और यहाँ के लोगों पर अपना राज जमाना। इसके लिए उन्होंने ये समझा कि उन्हें एक ऐसे वर्कफोर्स की जरूरत है जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व कर सके। एजुकेशन जो पहले एक होलिस्टिक ग्रोथ और अलाइनमेंट का टूल था, अब कॉलोनियल रूल के लिए एक जरिया बन गया था। 1835 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकुले ने इंडिया में मिनट्स ऑन इंडिया एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। उसने एजुकेशन सिस्टम को बदल कर रख दिया। मैकुले ने इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज और सिस्टम को पुराना और बेकार समझा और ये कहा कि एक शेल्फ का यूरोपियन लिटरेचर पूरे इंडिया और अरेबिक लर्निंग से ज्यादा वैल्यूएबल है। एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब एजुकेशन का पर्पस बदल गया था। ये इंडियन लोगों को एम्पावर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के रूल के लिए ओबीडिएंट वर्कर बनाने के लिए था। ब्रिटिशर्स का एजुकेशन पॉलिसी काफी क्लियर था। उन्होंने इंडियंस को एजुकेटेड करने का नहीं, बल्कि उन्हें क्लर्क, ब्यूरोक्रेट्स और वर्कर बनाने का सोचा, जो उनके कॉलोनियल सिस्टम को इफिशिएंटली चलाए। स्कूल्स और कॉलेजेस अब एक रिजिड करिकुलम को फॉलो करते थे, जिसमें रोट लर्निंग और ओबीडियंस को प्रमोट किया जाता था। इस सिस्टम में क्रिएटिविटी, क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का कोई स्कोप नहीं था। स्टूडेंट्स को बस याद करने और लिखने के लिए सिखाया जाता था, ताकि वो ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि नए आइडियाज ला सके और लीड कर सके। ये बदलाव ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे से अपने साथ मिटा रहा था। गुरुकुल सिस्टम, जो होलिस्टिक लर्निंग और पर्सनैलिटी को डेवलप करने पे फोकस करता था, अब धीरे धीरे से डिसअपीयर होने लगा था। मद्रास और दूसरे लर्निंग सेंटर्स जो पहले फ्लरिशिंग थे, उन्हें इग्नोर या सप्रेस किया जा रहा था। अब का फोकस था एक डिसिप्लिन वर्कफोर्स तैयार करना जो इजीली कंट्रोल्ड और एक्सप्लॉइटेड हो सके। एक और सिग्निफिकेंट चेंज ये था कि इंग्लिश को एजुकेशन का मीडियम बनाया गया, लेकिन इसके साथ साथ ये उन इंडियंस के लिए इनएक्सेसिबल हो गया जो इंग्लिश नहीं समझते थे। ब्रिटिशर्स ने अर्बन सेंटर्स को प्रायोरिटी दी और रूरल एरिया जहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती थी, वहां एजुकेशन का स्कोप काफी लिमिटेड था। इस डिवाइड ने एजुकेशन को एक प्रिविलेज बना दिया, जिससे रूलिंग क्लास और कॉमन लोगों के बीच का गैप और ज्यादा बढ़ गया। 19th सेंचुरी के एंड तक यूनिवर्सिटी जैसे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास इस्टेब्लिश हो गई, जो शायद हायर लर्निंग प्रमोट करते नजर आए, लेकिन उनका प्राइमरी गोल था ओबीडिएंट ग्रेजुएट्स बनाना जो कॉलोनियल मशीनरी में फिट हो सके। ये सिस्टम इनोवेशन को स्टिफल करता था और डिसेंट यानी अथॉरिटी के अगेंस्ट बात करने को डिस्करेज किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये डर था कि एजुकेटेड इंडियंस उनके रूल को चैलेंज कर सकते हैं। इस फैक्ट्री मॉडल का एजुकेशन सिस्टम काफी डीप और लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ गया। ये इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज शेयरिंग सिस्टम को रिप्लेस कर रहा था और अब एजुकेशन पूरी तरह से एक एग्जामिनेशन ड्राइवन सिस्टम बन गई थी। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स अब सेकंड प्रायोरिटी पर थे और सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। इस अप्रोच ने ये इंश्योर किया कि स्टूडेंट्स फॉलोअर्स बन जाएं, लीडर्स नहीं, और वो सिर्फ क्लेरिकल जॉब्स के लिए रेडी हो जाए बिना किसी अथॉरिटी को चैलेंज किए। इंडिपेंडेंस के बाद जब 1947 में इंडिया ने आजादी हासिल की, तब भी कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम के रिमांड्स चल रहे थे। हाँ, रिफॉर्म्स जरूर आए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, रोड लर्निंग एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग का सिस्टम लार्जली अनचेंज रहा। जो फैक्ट्री मॉडल ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उनका इन्फ्लुएंस अब भी हमारे एजुकेशन में दिखाई देता है। ये पीरियड हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था, जब एजुकेशन को एक ओबीडिएंट वर्कर बनाने का टूल बना दिया गया। क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी का स्पेस बंद कर दिया गया और कंफर्मिटी को इंपॉर्टेंस दी गई। ये लेगेसी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब भी है और ये एक चैलेंज है जो हमें आज भी फेस करना पड़ रहा है जब हम अपने एजुकेशन मॉडल को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था ताकि आप एक नौकर बन सको जो आसानी से बिना सवाल किए अपने बॉस की बात मान ले। इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था ताकि आप फेल हो सको। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि आप स्कूल जाओ पर रट्टा मत मारो। आप स्कूल जाओ, पर अगर आपको लगता है कि यार मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकता, तो छोड़ दो, किसी दूसरी स्किल को सीखने में टाइम लगाओ। एट द एंड आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपने मुझे पूरी वीडियो में ध्यान लगा के सुना होगा, तो मैं पूरी वीडियो में यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है सिर्फ नॉलेज एक्वायर करने के लिए। आप चाहे स्कूल जाओ या ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टाइम के साथ हमें अपडेट रहना पड़ता है। बाकी पेरेंट्स के माइंडसेट पर एक पूरी लंबी वीडियो बन सकती है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको ये वीडियो जरूर रिकमेंड करूंगा।